गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कार्ल मार्क्स की विभिन्न वैचारिक चिंतन को पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या, उनके द्वारा प्रस्तावित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष की अवधारणा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स वर्ग का अर्थ बताते हैं कि समाज में आर्थिक आधार पर अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं, इसके विकल्प के रूप में उनका मानना था कि एक ऐसी स्थिति समाज में होनी चाहिए जबकि सबके आर्थिक हित समान होवे। दूसरा है, इसी के साथ उन्होंने बताया संघर्ष। संघर्ष का अर्थ है समाज का असंतोष, रोष या असहयोग। चूँकि समाज में प्रत्येक मानव का आर्थिक हित समान है, रोटी कपड़ा और मकान की स्थिति सभी को आवश्यक है, जो कि प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य को चाहिए, और इसी की प्राप्ति के लिए अंततः मानव के साथ निरंतर संघर्ष में व्याप्त होता है। चूँकि प्राकृतिक रूप से मानव के बीच में शक्ति का अंतर होता है, इसीलिए चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या वह आर्थिक शक्ति हो, इस प्रकार समाज में अलग अलग समूह बनते हैं, जैसे स्वामी और दास जिनके बीच संघर्ष होता है, सामंत और किसान, भूमि के लिए संघर्ष होता है, पूंजी और श्रम जिसमें पूंजीवादी समूह को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग का नाम दिया और श्रम के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले समूह को सर्वहारा वर्ग का नाम दिया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि यह संघर्ष की स्थिति तभी खत्म हो सकती है जब उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होवे। इसके फलस्वरूप अंततः एक दिन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की इस अवधारणा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, उत्पादन संबंधों के आधार पर वर्ग का विभाजन, अर्थात समाज में विभिन्न उत्पादन संबंधों पर मानव के द्वारा जब अलग अलग भूमिका अदा की जाती है, उसी के आधार पर उसका संग्रहण होता है, उसका वितरण होता है, तो विभिन्न वर्ग बनते हैं जिनमें अंतर होता है। दूसरा, समाज का विकास आपसी संघर्षों का परिणाम है। चूँकि विभिन्न वर्ग होते हैं, विभिन्न शक्ति केंद्र बनते हैं, और इस प्रकार सर्वोच्च शक्ति की प्राप्ति की जो लालसा है वह समाज में संघर्ष का परिणाम होती है, और जिसके कारण एक नया स्वरूप सामने आता है जिसको हम विकास कहते हैं। मार्क्स ने कहा, तीसरी विशेषता, कि समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग ऐसा जिसके पास शक्ति होती है, एक वर्ग ऐसा जिसके पास शक्ति नहीं होती है, वह निरंतर शक्ति प्राप्ति की स्थिति के लिए संघर्षरत होता है। और फिर चौथी बात, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। चूँकि जिसके पास शक्ति नहीं है वह शक्ति गेन करने के लिए निरंतर संघर्षरत है, और धीरे धीरे यह संघर्ष इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि जिसमें संघर्ष करने वालों का समूहीकरण होता है और केवल शक्ति प्राप्ति की लालसा प्रथम और अंतिम लक्ष्य हो जाता है। यह क्रांति को जन्म दे देता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष को विकास का एक आधार मानते हुए कार्ल मार्क्स ने इसकी व्याख्या की है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में हम दो तीन मुख्य कमियों को महसूस करते हैं। जैसे पहला, मानव इतिहास का विकास संघर्ष का परिणाम नहीं है। कार्ल मार्क्स की अवधारणा कि मानव संघर्ष के कारण ही विकास कर पाता है, प्रत्येक परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है और न ही ऐसा होता है।
इतिहास गवाह है कि हमेशा विकास शांति में ही हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की स्थिति हमेशा अहिंसक स्थिति में ही हुई है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकी प्राणी है और उस विवेक में शांति और सौहार्द की भी स्थिति बनी रहती है, जिसका कार्ल मार्क्स ने कहीं उल्लेख नहीं किया है। दूसरी जो कमी हमें दिखाई देती है वह है वर्ग की अस्पष्ट परिभाषा। अर्थात कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। समय के साथ साथ समाज में बहुत से वर्ग होते हैं, वर्गों का समूहीकरण भी होता है। इसलिए केवल दो ही वर्ग हों और उनमें आपस में संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक विकसित स्थिति स्थापित होती है, यह सही नहीं है। बल्कि बहुत सारे वर्ग होते हैं और इन वर्गों के संघर्ष के फलस्वरूप विकास नहीं है। संघर्ष के फलस्वरूप अधिकतम नकारात्मक स्थितियां पैदा होती हैं और इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा मानव के लिए एक चेतना या एक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। एक और कार्ल मार्क्स ने इस अवधारणा की जो व्याख्या की है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया, कोई तार्किक पद्धति उन्होंने नहीं अपनाई। सिर्फ तत्कालीन अपने जीवन के परिवेश से उन्होंने जो महसूस किया उसको एक कल्पना लोक की उड़ान भरते हुए एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की सोच रखी, विचार रखा कि एक आदर्श समाज की स्थिति प्राप्त हो, जो कि एक यथार्थपरक स्थिति नहीं होती। किंतु इन कमियों के बावजूद भी कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा ने मानव समाज को एक स्थिति बहुत सारी चीज़ें प्रदान करी। जैसे श्रमिक समूह की वर्चस्वता के कारण ही विश्व में नवीन संस्थाएं बनी, यह बिल्कुल सत्य है। शांति, समानता, स्वतंत्रता की मूल्य को व्यवहारिक बनाने की जो प्रक्रिया थी वह मार्क्स की गत्यात्मक व्यवस्थाओं, मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं में हमें दिखाई देती है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार के माध्यम से। धन्यवाद।